1856 जर्मनी की नियंडर घाटी में चूना पत्थर की एक खदान में खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान खुदाई कर्मियों को एक कंकाल मिला। इस कंकाल का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका था। कंकाल की बस कुछ ही हड्डियां शेष थीं। खदान के मालिक ने जब इन हड्डियों को देखा तो अनुमान लगाया कि ये हड्डियां एक भालू की हो सकती हैं। सारी हड्डियों को इकट्ठा करके एक स्थानीय अध्यापक जॉन फिलरॉट, जो कि एक नेचुरलिस्ट भी थे, को सौंप दिया गया। फिलरॉट इस कंकाल की असाधारण खोपड़ी को देखकर आश्चर्यचकित थे। ये खोपड़ी न तो भालू की खोपड़ी से मेल खाती थी और न ही पूरी तरह से इंसान की खोपड़ी से। फिलरॉट ने इसे ऐसे मानव के रूप में पहचाना जो आधुनिक मानव से अलग था। फिलरॉट ने हरमन शॉफ हैंसन, जो एक एनाटॉमिस्ट थे, के सहयोग से 1857 में इस खोज को प्रकाशित किया। चार्ल्स डार्विन की प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशित होने से 2 साल पहले 7 साल बाद जूलॉजिस्ट विलियम किंग ने इस जीवाश्म को मानव का न मानकर एक अलग प्रजाति का माना और इसे नाम दिया होमो निएंडरथालेंसिस। जर्मनी की निएंडर वैली में मिला यह जीवाश्म होमो निएंडरथल का सबसे पहला जीवाश्म था। होमो निएंडरथल हमारी सबसे करीबी मानव प्रजाति है। आज तक निएंडरथल्स के हजारों जीवाश्म खोजे जा चुके हैं, जिनमें वयस्क से लेकर बच्चों के जीवाश्म भी शामिल हैं। निएंडरथल्स 4 लाख से 40,000 साल पहले तक यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। निएंडरथल का शरीर ठंडे वातावरण के लिए बना हुआ था। इनका छोटा कद और चौड़ी नाक इन्हें ठंडे वातावरण में बने रहने में मदद करती थी। ये छोटे समूह बनाकर गुफाओं में रहा करते थे। होमो निएंडरथल का दिमाग आधुनिक मानव से थोड़ा बड़ा था। शुरुआती दौर में निएंडरथल्स को एक जंगली मूर्ख गुफावासी मानव माना जाता था, लेकिन नए शोधों और सबूतों ने निएंडरथल के प्रति हमारे इस नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया। निएंडरथल आग का इस्तेमाल किया करते थे। इन्होंने कपड़े बनाए और उन्नत औजारों का इस्तेमाल किया। जीवाश्म प्रमाणों से पता चलता है कि ये अपने करीबियों की मौत के बाद उन्हें दफनाया करते थे। खोजों से ये भी पता चलता है कि ये आभूषणों का इस्तेमाल किया करते थे। इनके आभूषणों में चील के पंजे, हाथियों और लोमड़ियों के दांत शामिल हैं। निएंडरथल के भोजन का मुख्य भाग मांस था, लेकिन ये पादपों का भी इस्तेमाल करते थे। ये कुशल शिकारी थे जो भालू की मदद से मैमथ और वूली राइनो जैसे हिमयुग के विशाल जानवरों का शिकार करते थे। जब निएंडरथल्स के जीवाश्मों को जांचा गया तो इनमें कई वयस्कों की हड्डियों में अत्यधिक फ्रैक्चर्स पाए गए। ये फ्रैक्चर्स निएंडरथल के हिमयुग के बड़े जानवरों के साथ हुई मुठभेड़ का संकेत देते हैं। कई निएंडरथल्स के ऐसे जीवाश्म भी मिले जिनमें जानलेवा घावों और बीमारियों के निशान पाए गए। इसके बावजूद भी ये कई सालों तक जीते रहे। ये तभी संभव है जब किसी के द्वारा इनकी मदद की गई हो। यह निएंडरथल के एक मूर्ख मानव होने की अवधारणा को पूरी तरह से गलत ठहराता है। आज से करीब 42,000 साल पहले होमो सेपियंस यूरोप पहुंचे। दोनों प्रजातियां कुछ हजार सालों तक एक साथ रहीं। जेनेटिक रिसर्च से दोनों प्रजातियों के बीच हुई इंटरब्रीडिंग के सबूत मिलते हैं। आज के यूरोपीय और एशियाई लोगों के जीनोम में 1 से 2% निएंडरथल डीएनए मिलता है, जबकि अफ्रीकी मूल के लोगों में निएंडरथल डीएनए नहीं पाया जाता। लाखों सालों तक यूरोप की दुर्गम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक बनी रहने वाली ये प्रजाति 40,000 साल पहले अचानक विलुप्त हो गई। इनकी विलुप्ति का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के बीच हुई इंटरब्रीडिंग को इसकी वजह मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में हुए बदलाव इस प्रजाति के खात्मे की वजह बने। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि होमो सेपियंस अपने साथ यूरोप किसी प्रकार की बीमारी ले गए थे, जिसके प्रति निएंडरथल्स में प्रतिरोधक क्षमता न होने की वजह से इनकी जनसंख्या धीरे धीरे समाप्त हो गई। शायद आधुनिक मानव से संसाधनों की प्रतिस्पर्धा में न जीत पाना निएंडरथल्स की विलुप्ति की वजह रहा।